जो सभी बच्चे जो अभी अभी जो ज्वाइन हुए उन सभी को गुड मॉर्निंग। और स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के पार्ट 1 में हमने देखा था कि किस तरह से टाइप ऑफ एग्रीकल्चर होती है। प्रिमिटिव एग्रीकल्चर हमने समझ लिया था। यस गुड मॉर्निंग। ठीक है, प्रिमिटिव एग्रीकल्चर हमने समझ लिया था। हमने कॉमर्शियल एग्रीकल्चर भी समझ लिया था। हमने सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर भी समझ लिया था। यस फाइन बेटा, ठीक है, फाइन प्रतिभा। तो हमने इतने सारे टाइप के जो है एग्रीकल्चर के टाइप हमने समझ लिए थे। और हमने ये भी देखा था कि भाई प्रिमिटिव एग्रीकल्चर को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं और उसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी हम कहते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब जो ट्राइबल पीपल होते हैं वो ट्राइबल पीपल, हाँ ट्राइबल पीपल, ठीक है, ट्राइबल पीपल जो हैं वो क्या करते हैं, ट्राइबल पीपल इसको जो है करते हैं और वो हाँ जी ठीक है बेटा, बिल्कुल सही है बेटा। ठीक है, तो अब देखिए वो ट्राइबल पीपल जो एग्रीकल्चर करते हैं उसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। अलग अलग कंट्री में उनका नाम अलग अलग होता है, ये हमने समझ लिया था। अब बात करते हैं कि पूरे वर्ल्ड में कितने टाइप की क्रॉप की जाती है। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग एरिया वाइज अलग अलग टाइप की क्रॉप होती है। वो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग होता है सारा कुछ। किसी कंट्री का क्लाइमेट बहुत कूल होता है, किसी का क्लाइमेट बहुत हॉट होता है। हॉट क्लाइमेट, कूल क्लाइमेट और मॉडरेट क्लाइमेट, तीन ही टाइप के क्लाइमेट होते हैं। या तो बहुत हॉट है, यस ठीक है, या तो बहुत हॉट है या फिर बहुत कोल्ड है। बेटा स्क्रीन पे देखो का अलग अलग क्लाइमेट होता है, किसी में कूल क्लाइमेट होता है, किसी में हॉट क्लाइमेट होता है। तो अलग अलग कंट्री का अलग अलग क्लाइमेट होता है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग क्रॉप होती है। हमारे इंडिया में 3 टाइप की क्रॉप उगाई जाती है। हमारे यहाँ पर रबी क्रॉप नवंबर और मार्च के महीने के बीच में, जिसमें क्या होता है, व्हीट, मस्टर्ड और ग्राम। व्हीट मतलब गेहूं, मस्टर्ड मतलब सरसों, ग्राम मतलब चने उगाए जाते हैं। हमारे इंडिया में रबी क्रॉप होती है सर्दियों के मौसम में, विंटर में। मतलब कब शुरू की जाती है, नवंबर में बीज बो दिए जाते हैं गेहूं के और मार्च के महीने में हार्वेस्ट कर ली जाती है, काट दी जाती है। ओके, उसके बाद में दूसरी वाली फसल जो होती है वो मार्च के बाद जैद की क्रॉप होती है। ठीक है, जैद की क्रॉप जो अप्रैल मई जून में, देखो 3rd नंबर पे लिखा हुआ है जैद की क्रॉप। जैसे ही मार्च में रबी की क्रॉप खत्म होगी तो फिर जैद की क्रॉप अप्रैल मई जून में उगाई जाएगी। 3rd नंबर पे अप्रैल मई जून में जैद क्या होती है, वेजिटेबल और फ्रूट क्रॉप होती है। देखो लिखा हुआ है साइड में, वेजिटेबल और फ्रूट क्रॉप होती है। जैद की क्रॉप वेजिटेबल और फ्रूट क्रॉप होती है। जैसे आपने देखा हो कभी गर्मियों में, जैद का मतलब सब्जियों की क्रॉप, सब्जियां, यस सब्जियां होती है। सब्जियां जैसे कि वाटरमेलन, अप्रैल मई जून में वाटरमेलन, ठीक है, ऑनियन, मैंगो और इसके अलावा कुकुम्बर, ककड़ी, कितनी सारी सब्जियां आ जाती है गर्मियों के मौसम में, और मैंगो आ जाते हैं। तो उन सबको हम क्या कहते हैं, जैद क्रॉप कहते हैं, जैद। और तीसरे वाली क्रॉप होती है खरीफ क्रॉप। जैसे ही जैद क्रॉप खत्म हो जाएगी फिर खरीफ क्रॉप शुरू हो जाएगी। जुलाई से अक्टूबर के बीच में खरीफ की क्रॉप बोई जाएगी। जैसे अब जुलाई चल रहा है तो अब खरीफ की क्रॉप किसान बो रहे हैं। अब जो जुलाई चल रहा है उस जुलाई में लोग बाजरा उगा रहे हैं, कॉटन उगा रहे हैं, मेज और मिलेट। मेज मतलब मक्का और मिलेट मतलब मोटा अनाज मतलब बाजरा वगैरह, बाजरा रागी वगैरह ये उगा रहे हैं। तो इस तरह से 3 क्रॉप सिस्टम हमारे इंडिया में किया जाता है। जैसे कि पहला रबी क्रॉप जो कि व्हीट, मस्टर्ड और ग्राम होता है, नवंबर से शुरू होता है और मार्च में खत्म हो जाएगी। और दूसरी मार्च के बाद अप्रैल मई जून जैद की क्रॉप हो गई, सब्जियों की क्रॉप हो गई। फिर तीसरी वाली कौन सी होगी, जैद के बाद खरीफ क्रॉप हो गई। खरीफ क्रॉप का टाइमिंग क्या है, जुलाई से अक्टूबर के बीच में। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीने की क्रॉप हो गई। खरीफ की क्रॉप में बाजरा, कॉटन, मेज और मिलेट उगाई जाती है। तो हमारे इंडिया में ये 3 टाइप की क्रॉप उगाई जाती है। 3 टाइप के सीजन होते हैं, रबी, जैद और खरीफ, सीजन वाइज। ठीक है, रबी की क्रॉप तो ठंड में होती है, नवंबर से लेकर मार्च के बीच में, और जैद की फसल मार्च से लेके मतलब कि अप्रैल मई जून 3 महीने सब्जियों की फसल होती है, जैद की क्रॉप। और लास्ट में कौन सी हो रही है, जुलाई से अक्टूबर के बीच में खरीफ की क्रॉप हो रही है, बाजरा वगैरह, मिलेट वगैरह, मेज वगैरह।
बहुत आसान है समझना। ऐसे अलग अलग कंट्री में भी होता है, लेकिन जरूरी नहीं हर कंट्री में 3 फसल होती हो। जरूरी नहीं है कि अलग अलग कंट्री में ये तीनों टाइप की क्रॉप होती हो। जैसे रशिया में नहीं होती, रशिया में बहुत ठंड पड़ती है, तो रशिया में तो रबी की क्रॉप तो हो ही नहीं सकती। रशिया में रबी की क्रॉप तो हो ही नहीं सकती। जिया लास्ट में डाउट, ठीक है, लास्ट में तो हो ही नहीं सकती, ठंड ज्यादा पड़ती है, तो वहां पर वो क्रॉप नहीं हो सकती। ठीक है, जरूरी नहीं है कि पूरे वर्ल्ड में ऐसा हो, जरूरी नहीं है सारे विश्व में इस प्रकार की फसल उगाई जाए। जतिन लास्ट देखिए 3 टाइप की क्रॉप होती है हमारे इंडिया में तो, लेकिन अलग अलग कंट्री में जरूरी नहीं है कि अलग अलग प्रकार की क्रॉप होती हो। जैसे रशिया में रबी क्रॉप नहीं होती, रशिया में तो बर्फ पड़ती है। नवंबर, दिसंबर और जनवरी फरवरी में तो रशिया में बहुत भयंकर बर्फ पड़ती है। तो जब बर्फ पड़ती है तो वहां पर रबी की क्रॉप कैसे करोगे, हो ही नहीं सकती। तो अब देखिए इन 3 क्रॉप पैटर्न के अकॉर्डिंग हमारे इंडिया में कौन कौन सी फसल उगती है और उसकी क्या कंडीशन है। सबसे पहले देखिए राइस, आपको राइस दिखाई दे रहा है, राइस लिखा हुआ है, बिल्कुल क्लियर है। राइस देखिए लिखा हुआ है, राइस। राइस क्या एक बहुत ही मेजर क्रॉप है दुनिया भर में। रबी क्रॉप होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि वहां तो कोल्ड, बेटा इतनी ज्यादा बर्फ जमती है कीर्ति, वहां तो बहुत ज्यादा बर्फ जमती है। बर्फ में कैसे उगाओगे, जमीन पे बर्फ जमी हुई है। अब जमीन तो खाली चाहिए ना, बर्फ में कैसे उगा दोगे, पेड़ तो उगेगा ही नहीं, वो जो है उसका जो बीज उगेगा ही नहीं वो तो वहां पे। आप गेहूं की फसल करना चाहोगे तो हो नहीं पाएगी। रशिया के लोग तो गेहूं, हाँ राइस के बारे में देखो, पूरे संसार भर में बहुत ज्यादा राइस उगाए जाते हैं। दुनिया भर में सबसे ज्यादा जो क्रॉप उगती है वो राइस ही है, इसलिए हम सबसे पहले राइस के बारे में बात करेंगे। पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा क्रॉप उगाई जाती है वो राइस होती है, क्योंकि ये पूरी दुनिया का मेन क्रॉप है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा राइस ही खाए जाते हैं। पूरी दुनिया भर में जो सबसे ज्यादा क्रॉप उगाई जाती है और खाई जाती है वो चावल होते हैं। ये स्टेपल डाइट है। स्टेपल डाइट मतलब पूरी दुनिया खाती है। स्टेपल डाइट का मतलब इसको कोई भी हजम कर लेगा, पूरी दुनिया में किसी को भी चावल दे दो वो खा लेगा, ठीक है, ये स्टेपल डाइट है। हाँ ओके ओके ठीक है, हाँ एक मिनट रुको, वीडियो स्टेपल डाइट है, ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में उगाई जाती है। कौन से एरिया में चावल उगेंगे, ट्रॉपिकल एरिया जो इक्वेटर के नजदीक है। ट्रॉपिकल आपको पता ही होता है, ट्रॉपिकल कहां होता है, अर्थ के 23 हाफ तक नॉर्थ पोल की तरफ, और इक्वेटर से 23 हाफ नॉर्थ साउथ पोल तक। मतलब कौन सी लाइन होती है आपको पता ही है, ट्रॉपिकल एरिया वो लाइन होती है। हाँ हर देश में राइस उगाते हैं, बिल्कुल हर कंट्री में राइस उगाया जाता है, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में राइस उगाए जाते हैं। ट्रॉपिकल जो भी ट्रॉपिको कैंसर लाइन और ट्रॉपिको कैप्रिकॉर्न लाइन 23 हाफ के बीच में जो ट्रॉपिकल एरिया होता है वहां चावल उगते हैं, और सब ट्रॉपिकल एरिया में भी उगते हैं। यस सब ट्रॉपिकल। ओके दोबारा बता रहा हूं, चावल पूरी दुनिया की बहुत ज्यादा उगाई जाने वाली फसल है और सबसे ज्यादा खाई जाने वाली भी फसल है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा लेवल पे उगाई जाती है। ये स्टेपल डाइट है, दुनिया भर में सब खाते हैं, ये सारे दुनिया के लोग चावल उगाते हैं, बिल्कुल। और ये ट्रॉपिकल एरिया में और सब ट्रॉपिकल एरिया में उगाई जाती है। ट्रॉपिकल एरिया जो ट्रॉपिको कैंसर लाइन और ट्रॉपिको कैप्रिकॉर्न लाइन के बीच में है, ट्रॉपिको कैंसर लाइन ट्रॉपिको कैप्रिकॉर्न लाइन के जो बीच में इक्वेटर के दोनों साइड में है वो ट्रॉपिकल एरिया कहलाता है। आप देखो डायग्राम में यहाँ पे बना रहा हूँ, अर्थ का जो डायग्राम है, ठीक है, अर्थ का जो डायग्राम है, हाँ अर्थ का जो डायग्राम है आप देखोगे, अर्थ का डायग्राम ये इक्वेटर लाइन होगी, इक्वेटर के ऊपर की तरफ, इक्वेटर के नीचे की तरफ, ये सारा एरिया क्या होता है, ट्रॉपिकल एरिया होता है ये सारा। तो उस ट्रॉपिकल एरिया में उगाई जाती है। इसके लिए टेम्परेचर बहुत हाई चाहिए। हाँ इंडिया चावल इंपोर्ट करते जाता, यस हाँ ओके ओके ठीक है। उसके बाद है कि हाई टेम्परेचर, राइस के लिए ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, और हाई ह्यूमिडिटी चाहिए, उसके लिए बहुत ज्यादा नमी भी चाहिए, पानी खड़ा रहना चाहिए जमीन में। यस हाँ हरियाणा में राइस ग्रो करते हैं, हरियाणा में भी उगाते हैं, इंडिया में पंजाब में भी उगाते हैं, लेकिन यहाँ बारिश ज्यादा नहीं होती, इरिगेशन से करते हैं। हाई टेम्परेचर चाहिए, बहुत ज्यादा टेम्परेचर 25 से ऊपर टेम्परेचर चाहिए, 25 से 30 डिग्री कितना चाहिए, 25 से ऊपर टेम्परेचर चाहिए, और हाई ह्यूमिडिटी चाहिए, पानी ज्यादा आना चाहिए। यस ठीक है। राइस उगता है खरीफ सीजन में, राइस खरीफ सीजन की फसल है, राइस जो है खरीफ सीजन में उगाया जाता है। ओके ठीक है, ओके खरीफ सीजन में उगाया जाता है, ठीक है।
खरीफ सीजन में उगाया जाता है और इसके लिए ज्यादा रेनफॉल की जरूरत पड़ती है। राइस उगाना चाहते हो तो ज्यादा रेनफॉल होनी चाहिए। ओके, एलुवियल क्लेवी सॉइल में होना चाहिए। जो एलुवियल क्लेवी सॉइल होती है, चिकनी दोमट मिट्टी होती है, वहां पर भी, ठीक है, हाँ यहाँ पर भी चावल उगा सकते हो, ठीक है। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो है एलुवियल क्लेई सॉइल चाहिए, ठीक है। ओके, कैसी? चिकनी दोमट मिट्टी चाहिए, चिकनी मिट्टी और दोमट मिट्टी चाहिए। जतीन बेटा आप लोग चैट पे, और कहाँ का उगता है राइस? चाइना में उगता है, इंडिया में। इंडिया में सबसे ज्यादा राइस वेस्ट बंगाल और बिहार में उगता है। देखो लिखा हुआ है इंडिया में वेस्ट बंगाल और बिहार में चावल उगाया जाता है। इसके अलावा पूरे अदर कंट्री में चाइना, जापान, इजिप्ट और बांग्लादेश। चाइना, जापान, इजिप्ट और बांग्लादेश। यस, हाँ जी, हाँ राइस चावल, राइस एक बार दोबारा देख लो। यस, रबी क्रॉप विंटर में। यस, हाँ जी, रबी क्रॉप विंटर में, बिल्कुल सही है विमान। तो देखिए चावल के बारे में एक बार दोबारा समझ लीजिए जिस बच्चे को समझ में नहीं आया। चावल एक बहुत बड़ा, एक सारी दुनिया भर में चावल उगाया जाता है। ये पूरी दुनिया की स्टेपल डाइट है, सब लोग चावल खाते हैं, ठीक है। देखिए ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया उसमें उगाई जाती हैं। हाई टेम्परेचर में उगाया जाता है, हाई ह्यूमिडिटी होती है, हाई रेनफॉल होती है और एलुवियल क्लेई सॉइल में चावल उगाया जाता है। चाइना, जापान, इजिप्ट और बांग्लादेश में चावल उगाया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए दूसरी वाली जो क्रॉप है वो व्हीट है। दूसरी वाली जो क्रॉप है, हाँ जी, दूसरी वाली जो क्रॉप है वो व्हीट है। व्हीट है, क्या है? व्हीट मतलब गेहूं। अब गेहूं कौन सी फसल है? रबी। गेहूं तो विंटर में उगता है। हाँ जी, हाँ जी। चावल, इंडिया में भी सबसे ज्यादा चावल उगाए जाते हैं। यस, हाँ जी। इंडोनेशियन कंट्री, इंडोनेशियन और चाइनीज कंट्री सबसे ज्यादा चावल उगाते हैं। चाइना और इंडोनेशिया ये सब उगाते हैं। अब बात करते हैं व्हीट की। व्हीट की, अब एक बार व्हीट के बारे में सुनो, डाउट बाद में करने की। गेहूं, गेहूं जो है वो अदर कंट्री में सब जगह लगभग उगाया जाता है, लेकिन उस जगह पर उगाया जाएगा जहां पर टेम्परेट एरिया होगा, जहां पर थोड़ी सी कोल्ड और थोड़ी सी गर्मी होगी। ज्यादा गर्मी वाले एरिया में व्हीट नहीं उगाया जाता। वो कंट्री जो इक्वेटर लाइन के नजदीक होंगे, वो कंट्री जो इक्वेटर लाइन के नजदीक होंगे, ट्रॉपिकल एरिया में होंगे, वो व्हीट नहीं उगा पाएंगे। जो ट्रॉपिकल एरिया में कंट्री होगा या इक्वेटर लाइन के नजदीक होगा, वो व्हीट नहीं उगा पाएगा। क्लियर कट बोल रहा हूं मैं, बिल्कुल क्लियर कट बोल रहा हूं। टेम्परेचर जहां पर टेम्परेट टेम्परेचर होगा, टेम्परेट क्लाइमेट, हाई हीट नहीं होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मॉडरेट टेम्परेचर की बात कर रहे हैं कि गेहूं मॉडरेट टेम्परेचर में उगाया जाता है 10 डिग्री। 10 डिग्री तो उसको उगाते समय चाहिए नवंबर का महीना, नवंबर का महीना 10 डिग्री। ओके, और जब काटते हैं राइस को 10 डिग्री, उगाते समय 10 डिग्री और काटते समय 20 डिग्री, काटते समय 20 डिग्री, ठीक है। 10 डिग्री 20 डिग्री, यस, ओके। 10 डिग्री और 20 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, 10 और 20 इस तरह से चाहिए। ओके, तो उसको मॉडरेट टेम्परेचर कहते हैं। इसमें ज्यादा बारिश की जरूरत नहीं पड़ती, ज्यादा रेनफॉल नहीं चाहिए, थोड़ी सी रेनफॉल में काम चल जाएगा। 50 सेंटीमीटर या 70 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है तो भी काम चल जाएगा, ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और ब्राइट सनशाइन चाहिए, मतलब सूरज की धूप पूरी खिली होनी चाहिए जब गेहूं को काटते हैं। हाँ, कोल्ड में मतलब कि 10 डिग्री, अरे कोल्ड का मतलब बर्फ नहीं यार। एक ऐसी क्रॉप है जो कि मॉडरेट टेम्परेचर में उगाई जाती है। ओके, और मीडियम रेनफॉल चाहिए, ज्यादा बारिश की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। मॉडरेट टेम्परेचर का मतलब है जहां पर ज्यादा गर्मी नहीं हो, मतलब कि 10 डिग्री टेम्परेचर उगाते समय और 20 डिग्री टेम्परेचर काटते समय, ठीक है। हाँ, कोल्ड नहीं बेटा, ऐसी क्रॉप है जो बहुत ज्यादा ठंड में और बहुत ज्यादा गर्मी में नहीं उगाई जा सकती। बहुत ज्यादा ठंड का मतलब है 0 डिग्री टेम्परेचर में वो नहीं उग सकती, उसके लिए 10 डिग्री टेम्परेचर चाहिए और हार्वेस्ट करते समय 20 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। इसको ज्यादा पानी की भी जरूरत नहीं पड़ती। मॉडरेट रेनफॉल मतलब कि मीडियम रेनफॉल 50 डिग्री सेल्सियस या 50 डिग्री सेंटीमीटर या फिर 70 डिग्री सेंटीमीटर पानी की जरूरत पड़ती है। और ब्राइट सनशाइन चाहिए। ब्राइट सनशाइन मतलब ज्यादा काटते समय, गेहूं को काटते समय बारिश का मौसम नहीं होना चाहिए, नहीं तो गेहूं खराब हो जाता है, वो मतलब गल जाता है पौधा उसका, ठीक है। उसके बाद देखिए वेट ड्रेन लोमी सॉइल एलुवियल सॉइल चाहिए।
मतलब कि बहुत मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जिसमें पानी अंदर जमीन में रिस जाए। वेल ड्रेन का मतलब है पानी खड़ा नहीं रहना चाहिए। वेल ड्रेन का मतलब पानी अंदर चले जाना चाहिए, जमीन में चले जाना चाहिए पानी को, ठीक है, पानी खड़ा नहीं रहना चाहिए। चावल में उल्टी कंडीशन है, चावल में तो पानी खड़ा रखते हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए कहां पर उगाया जाता है चावल, गेहूं यूएसए में उगाया जाता है, कनाडा में उगाया जाता है, अर्जेंटीना में उगाया जाता है, रशिया में उगाया जाता है, यूक्रेन में उगाया जाता है। कौन कौन से में? अर्जेंटीना, यूएसए, कनाडा, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंडिया में पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान, यहाँ पर गेहूं उगाया जाता है, ओके। मैंने आपको बताया था कि रशिया में बहुत बर्फ पड़ती है, तो रशिया के लोग गर्मियों में उगाते हैं, इसको गर्मियों में उगाते हैं, वो समर में उगाते हैं, क्योंकि समर में उनके यहाँ पर बर्फ पिघलनी शुरू हो जाती है रशिया में, तो रशिया के लोग समर में उगाते हैं गेहूं को, ठीक है। और जो है इधर जो ऑस्ट्रेलिया के लोग हैं वो भी समर में उगाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके यहाँ पे भी वो बर्फ जमी रहती है, तो बहुत ज्यादा ठंडा एरिया होता है, ठीक है, इसलिए। तो देखिए वीट के लिए मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, मीडियम रेनफॉल चाहिए, ब्राइट सनशाइन चीज जब उसे काटा जाएगा, हार्वेस्टिंग किया जाएगा, और इसके लिए एलुवियल सॉइल चाहिए, लेकिन वेल ड्रेन का मतलब होता है पानी जमीन में चला जाना चाहिए, उसे खड़ा नहीं रहना चाहिए, नहीं तो पौधा आपका प्लांट है वो खराब हो जाएगा, ओके। यूएसए में उगाया जाता है, कनाडा में उगाया जाता है, अर्जेंटीना में उगाया जाता है, रशिया में, यूक्रेन में, ऑस्ट्रेलिया में, इन जगह पर क्या उगाया जाता है? वीट उगाया जाता है, ठीक है। और इंडिया में पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान, इन सब में क्या उगाया जाता है? वीट उगाया जाता है, ओके। अब देखिए मिलेट की ग्रोथ के बारे में। अब मिलेट क्या है? मोटा अनाज। मिलेट क्या होता है? मोटा अनाज होता है। तो देखिए मिलेट के बारे में, मिलेट क्या है? कोर्स ग्रेन, देखो लिखा हुआ है बोर्ड पे, कोर्स ग्रेन का मतलब मोटा अनाज, जैसे बाजरा हो गया, रागी हो गई, जैसे देखो लिखा हुआ नीचे ज्वार, बाजरा और रागी। जो मोटा अनाज होता है, देखो कि रोटियां उसकी बेली नहीं जा सकती, गेहूं की रोटियां तो गोल गोल आप बेल सकते हो, यस, और उसकी जो है बेली नहीं जाती, मोटा अनाज, ठीक है। जो बाजरा होता है उसकी बाजरे की रोटी तो थेप कर बनाई जाती है इस तरह से, ज्वार की रोटी भी आप बेल नहीं सकते, तो जिसकी रोटी ऐसे हाथों पे बनाई जाती है उसको मोटा अनाज कहते हैं हम, ठीक है, ओके। तो ये कोर्स ग्रेन होता है मिलेट, ठीक है, मिलेट मतलब मोटा अनाज। और एक बात और बताऊं, जो ट्राइबल पीपल जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं ना, वो ज्यादातर मिलेट ही उगाते हैं। जो ट्राइबल पीपल जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं वो मिलेट उगाते हैं, ज्यादा लेवल पे मिलेट उगाते हैं, ठीक है। तो ये कोर्स ग्रेन है, मोटा अनाज है, और इसके लिए ज्यादा अच्छी मिट्टी की जरूरत नहीं है, लेस फर्टाइल सॉइल में भी उग जाएगा ये, और सैंडी सॉइल यानी कि मरुस्थल की मिट्टी में भी उग जाएगा। राजस्थान में देखोगे बालू रेत होती है, बालू रेत, तो वहां पर भी ये मिलेट उगा लेते हैं, ओके। और कम उपजाऊ मिट्टी में भी ये उग जाएगा आराम से। मिलेट मतलब मोटा अनाज, बाजरा, चावल, बाजरा और ज्वार, इसके लिए ज्यादा बारिश की भी जरूरत नहीं पड़ती, लो रेनफॉल, कम बारिश में आराम से उग जाएगा, और मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, हाई टू मॉडरेट, मतलब कि जैसे कि आप देखोगे अब जो गर्मियां जब खत्म होने लगती है तो हाई टेम्परेचर होता है, आप देखोगे जुलाई के मौसम में कितना हाई टेम्परेचर हो रहा है, ठीक है, और उसके बाद जैसे जैसे नवंबर आएगा धीरे धीरे टेम्परेचर कम होता चला जाएगा, यस, ठीक है। तो ज्वार, बाजरा और रागी ये फसल उगाई जाती है, ठीक है। और इसके अलावा एरिया इंडिया, नाइजर, नाइजीरिया और अफ्रीका में उगाया जाता है, और अफ्रीका में उगाया जाता है मिलेट, ठीक है, यानी कि बाजरा, ज्वार और रागी, मिलेट क्रॉप यानी कि मोटा अनाज। अब अगली वाली देखिए कॉटन देखिए, अब कॉटन के बारे में समझ लीजिए, कॉटन, ठीक है, डाउट्स लास्ट में लेंगे सभी बच्चों की। कॉटन के लिए यानी कि रुई, कॉटन की फसल, कॉटन यानी कि रुई की जो फसल होती है वो हाई टेम्परेचर पे होती है, इसके लिए रेनफॉल बहुत कम जरूरत होती है, लाइट रेनफॉल, और ये 210 डेज फ्रोज फ्री होने चाहिए। फ्रोज फ्री का मतलब है क्लाउड्स नहीं होने चाहिए, और इसके अलावा बर्फ नहीं पड़नी चाहिए, पाला नहीं पड़ना चाहिए, और ओले नहीं पड़ने चाहिए, ठीक है। 210 डेज मतलब कि 7 से 8 महीने बिल्कुल क्लियर स्काई, मतलब कि आसमान साफ रहना चाहिए, तब कॉटन की फसल अच्छी उगती है। रुइयां बिल्कुल सफेद आती है, रुई बिल्कुल सफेद आएगी, ठीक है।
रुइया यानी कॉटन बहुत सफेद आएगी, तो इसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, लाइट रेनफॉल चाहिए, कम बारिश की जरूरत पड़ेगी, 210 दिन 210 डेज फ्रोस्ट फ्री चाहिए, और ब्राइट सनशाइन। ब्राइट सनशाइन का मतलब है कि बिल्कुल चमक, रोशनी होनी चाहिए, सूरज की रोशनी निकलते रहना चाहिए, तभी कॉटन में व्हाइटनेस आती है, तभी कॉटन में व्हाइटनेस आती है। और इसके लिए जो सॉइल होती है वो ब्लैक एंड एलुवियल सॉइल होती है, ब्लैक एंड एलुवियल सॉइल होती है इसके लिए, ठीक, एलुवियल सॉइल होती है, ओके। काली मिट्टी और दोमट मिट्टी होती है, तो उसके लिए जरूरी चीज होती है ये, ओके। एरिया कौन सा जहां पर पीयूष लास्ट में डाउट लेंगे, चाइना। चाइना में ये बहुत बड़े लेवल पे कॉटन उगाई जाती है। उसके अलावा यूएसए, इंडिया, चाइना जहां पर कॉटन उगाई जाती है। इसके अलावा पाकिस्तान, ब्राजील में उगाई जाती है, ठीक है, ओके। और उसके अलावा ब्राजील और इजिप्ट में उगती है ये। इजिप्ट में तो बहुत लंबी, बहुत अच्छी कॉटन उगाई जाती है, तो इजिप्ट में। और ये रॉ मटेरियल है कॉटन इंडस्ट्री के लिए, जो सूती वस्त्र उद्योग होता है उसके लिए ये रॉ मटेरियल है एक तरह से, ठीक है। तो इस तरह से ये क्रॉप होती है, ओके। तो कौन सी हो गई, कॉटन क्रॉप हो गई, ठीक है। तो इस तरह से जो है कॉटन क्रॉप हमने कर ली है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगली जो क्रॉप है सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप, ठीक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप होती है जूट की क्रॉप। जूट क्या होता है, यानी कि गोल्डन फाइबर। जूट यानी कि जिससे रस्सियां बनाई जाती है, खाट की जेवड़ियां। आपने देखा होगा आपके गांव में खाट होती है, उस खाट की जो जेवड़ी बनती है, खाट की जो रस्सियां बनती है, जेवड़ियां बनती है, वो जूट क्रॉप से बनती है। उसका कलर गोल्डन कलर होता है, येलो कलर होता है, गोल्डन, इसलिए इसको गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। जूट की क्रॉप जो होती है वो गोल्डन फाइबर कहलाता है, ठीक है, ओके। तो गोल्डन फाइबर कहलाता है, और ये गोल्डन फाइबर जो हाई टेम्परेचर में उगाया जाता है, किसमें, बहुत हाई टेम्परेचर में उगता है, हैवी रेनफॉल की जरूरत पड़ती है, ह्यूमिड क्लाइमेट की जरूरत पड़ती है। क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। और उसके अलावा ट्रॉपिकल एरिया की क्रॉप है ये, मतलब कि गर्मी वाले एरिया में उगाई जाएगी, ओके। और इंडिया और वेस्ट बंगाल में ये बड़े लेवल पे उगाई जाती है। इंडिया के वेस्ट बंगाल में बड़े लेवल पे ये क्रॉप उगाई जाती है, और बांग्लादेश भी है। हमारे एशिया में जूट क्रॉप उगाने में बांग्लादेश और इंडिया नंबर 1 है, बांग्लादेश और इंडिया नंबर 1 है। इससे रस्सियां बनाई जाती है। तो जूट क्रॉप क्या है, गोल्डन फाइबर है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए कॉफी की फसल, कॉफी की फसल जो होती है वो टेम्परेचर उसके लिए वेट और वार्म क्लाइमेट चाहिए होता है, मतलब कि गीला मौसम होना चाहिए और गर्मी होनी चाहिए। उसके लिए क्लाइमेट की जरूरत पड़ेगी वेट एंड वार्म क्लाइमेट कॉफी के लिए, और ये हिल स्लोप पे उगेगी। कॉफी जो होती है वो पहाड़ियों पर उगाई जाती है। कॉफी बीन्स आती हैं, फिर कॉफी बीन्स का यूज करते हैं हम, ठीक है। कॉफी बीन्स आती है। सबसे बढ़िया कॉफी दो ही होती है, या तो अरेबिका कॉफी होती है या रोबेस्टा होती है। अरेबिका और रोबेस्टा, ये दो टाइप की कॉफी बहुत बढ़िया कॉफी होती है। अब अरेबिका और रोबेस्टा, ठीक है, ये कॉफी होती है। तो ये कहां पर उगती है कॉफी, ब्राजील में बहुत कॉफी उगाई जाती है, नंबर 1 है ब्राजील कॉफी उगाने में नंबर 1 है। और उसके बाद कोलंबिया और इंडिया, ये 3 कंट्री पूरे वर्ल्ड में लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉफी के। कॉफी बड़े लेवल में उगाई जाती है वहां पर। अब बात करते हैं टी की, चाय की। चाय एक पेय पदार्थ है, मतलब बेवरेज क्रॉप है। बेवरेज क्रॉप मतलब चाय पी जाती है, खाई नहीं जाती। बेवरेज क्रॉप का मतलब है वो पी जाती है, ओके। ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर होती है। चाय जो होती है वो प्लांटेशन एग्रीकल्चर होती है, ओके। ये कूल क्लाइमेट में थोड़ा ठंडा क्लाइमेट होना चाहिए, मतलब 20 डिग्री के आसपास टेम्परेचर होना चाहिए, कूल क्लाइमेट। हाई रेनफॉल, ज्यादा रेनफॉल की जरूरत पड़ती है चाय के लिए, और ज्यादा रेनफॉल की जरूरत पड़ती है मतलब कि शावरिंग होनी चाहिए। रेनफॉल भी ऐसी कि रोजाना दूसरे तीसरे दिन शावरिंग होनी चाहिए, बार बार बारिश होनी चाहिए, शावर पड़नी चाहिए बारिश की, तब पत्तियां ज्यादा निकलती है। चाय की पत्तियां फिर अच्छे से फुटाव करती है, बढ़िया क्रॉप आती है फिर, ओके। उसके बाद देखिए मिट्टी कैसी चाहिए, वेल ड्रेन लूमी सॉइल चाहिए, मतलब कि चाय के पौधे की जड़ों में पानी नहीं खड़ा रहना चाहिए, स्लोप एरिया होना चाहिए, और मिट्टी ऐसी जो पानी को सोख ले। वेल ड्रेन का मतलब है ऐसी मिट्टी जो पानी को सोख सके, अपने अंदर समाहित कर सके, ठीक है। तो वो मिट्टी चाहिए वेल ड्रेन सॉइल, यानी कि कौन सी चाहिए, वेल ड्रेन स्लोपी एरिया पे जो मिट्टी होती है पहाड़ी क्षेत्रों में। तो आसाम के प्लांटेशन ऐसे ही हैं, आसाम स्लोप पे है, हमारा जो स्टेट आसाम है वहां पर
चाय बहुत उगाई जाती है, तो चाय उगाने के लिए वहां बढ़िया कंडीशन है, इसलिए वहां पे चाय उगती है। ओके, और कौन कौन से कंट्री उगाते हैं? केन्या चाय उगाता है, इंडिया आसाम में चाय उगाता है, चाइना चाय उगाता है और श्रीलंका भी चाय उगाता है। ये 4-5 कंट्री जो बहुत बड़े लेवल में चाय उगाते हैं, केन्या, इंडिया, चाइना और श्रीलंका, तो ये चाय बहुत उगाते हैं। अब बात करते हैं इंडिया में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की। ठीक है, इंडिया में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। ओके, तो देखिए एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का मतलब कृषि विकास। इतनी सारी फसल उगाई जाती है तो उसमें किसानों का फायदा भी तो होना चाहिए ना, उसको कहते हैं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करने के लिए हमें सबसे जरूरी चीज है क्रॉप एरिया बढ़ाना पड़ेगा, मतलब कि जो बंजर पड़ी हुई भूमि है, बंजर जो लैंड है उनको ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो क्रॉपिंग एरिया बढ़ जाएगा। दूसरा, पानी पहुंचाना पड़ेगा वहां पर नहरें पहुंचानी पड़ेगी। दूसरा पॉइंट है इंप्रूविंग इरिगेशन, मतलब कि सिंचाई की व्यवस्था अच्छी करनी पड़ेगी, तभी तो एग्रीकल्चर अच्छी होगी। जहां पर नहरें पहुंचा दोगे वहां पर फिर हम बारिश के भरोसे नहीं रहेंगे, हम रेनफॉल के भरोसे नहीं रहेंगे, तो क्या हो जाएगी? हमारी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो जाएगा। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के दो तरीके, नंबर 1 क्रॉप एरिया बढ़ाया जाए, जो बंजर भूमि है, बैरन लैंड है, उसको ठीक किया जाए। और दूसरा हो गया इरिगेशन फैसिलिटी बढ़ाई जाए, नहर वगैरह, बोरवेल वगैरह अच्छी की जाए। तीसरा पॉइंट हो गया यूज ऑफ फर्टिलाइजर, खाद का यूज किया जाए। केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करके हमने ग्रीन रेवोल्यूशन किया था बहुत बढ़िया ढंग से। ओके, और इसके अलावा केमिकल फर्टिलाइजर के अलावा हम HYV सीड्स का यूज करेंगे, अच्छे बीज जिनसे क्रॉप अच्छी उगेगी, अच्छे बीज यूज कीजिए, अच्छी क्वालिटी के सीड्स यूज कीजिए, बीज यूज कीजिए, तो उसको कहते हैं HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी, अच्छी उपज वाले बीज। हाई यील्डिंग वैरायटी का मतलब होता है अच्छी उपज वाले बीज, जिनसे प्रोडक्शन बहुत अच्छा होगा, तो वो हाई यील्डिंग वैरायटी होती है। ठीक है, ऐसे बीजों का प्रयोग कीजिए। और जो एग्रीकल्चर मशीनों का यूज कीजिए, मैकेनिज्म इन एग्रीकल्चर, मैकेनिज्म ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब कि एग्रीकल्चर में ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, कंबाइनर, इन मशीनों का यूज कीजिए। तो जितनी ज्यादा मशीनों का यूज करोगे उतना ही प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। ओके, और लैंड रिफॉर्म कीजिए, जो जमीनें खराब हो चुकी हैं उन जमीनों को ठीक कराइए। टेढ़ी मेढ़ी जमीनें उनको स्क्वायर बनाइए, उनका टेढ़ी मेढ़ी जमीनें, जो टेढ़ी मेढ़ी जमीनें जिन पे मशीनों का यूज नहीं हो सकता, उनको चौकोर बनाया जाए, उनको चौकोर बनाया जाए। और इसके अलावा फाइनेंशियल हेल्प की जाए किसानों की। फाइनेंशियल हेल्प का मतलब है, फाइनेंशियल हेल्प का मतलब ग्रामीण बैंक और जो सरकारी बैंक होते हैं वो किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड बना के दें। किसान क्रेडिट कार्ड बनाने से किसान जो है दूसरों पे डिपेंड नहीं रहेगा, उसे किसी और से पैसे नहीं लेने पड़ेंगे और वो अपनी मर्जी से बैंक से पैसा निकलवाएगा और एग्रीकल्चर उगाएगा। तो इस प्रकार की किसान क्रेडिट कार्ड किसानों को जो ग्रामीण बैंक बनाकर दे देते हैं। अगर ये सारे काम होते हैं तो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट जरूर होता है। कौन कौन से वर्क होते हैं? इंक्रीजिंग क्रॉप एरिया बढ़ाया जाए, इंप्रूविंग इरिगेशन फैसिलिटी की जाए, और फर्टिलाइजर का यूज किया जाए, और उसके अलावा HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज किया जाए, मैकेनिज्म एग्रीकल्चर में मशीनों का यूज किया जाए, और लैंड रिफॉर्म किया जाए, जमीनों को ठीक किया जाए, और बैंकों से उनकी हेल्प कराई जाए, किसान क्रेडिट कार्ड बनाए जाए। तो इस तरह से ये एग्रीकल्चर का लेसन कंप्लीट हो गया है, अब इसमें कुछ नहीं बचा है। ठीक है, और ये बहुत बढ़िया ढंग से हमने समझ लिया अलग अलग क्रॉप्स के बारे में भी, कौन कौन सी क्रॉप इंडिया में उगाई जाती है और कौन कौन से टाइप ऑफ क्रॉपिंग होती है वो भी हमने समझ लिया। ओके, तो आज के लेसन में एग्रीकल्चर कंप्लीट हो गया आपका, बिल्कुल टोटल कंप्लीट हो गया है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।